नमस्कार। आज हम मुंबई में सामने आए एक बहुत बड़े साइबर क्राइम रैकेट की परतों को खोलेंगे। ये एक ऐसा मामला है जिसमें बैंक खातों को आप कह सकते हैं मोहरा बनाकर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। हमारे पास इस पर एक डिटेल रिपोर्ट भी है जिसका टाइटल है साइबर क्राइम मिडलमैन, इंडियाज डिजिटल फ्रॉड नेटवर्क बस्टेड। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे नेटवर्क के काम करने का तरीका समझें, ये कितना फैला हुआ था और हाँ, इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कुछ पैसों की ठगी की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे अपराधी हमारे सिस्टम्स, खासकर बैंकिंग और टेलीकॉम, उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और वो भी एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, एक जाल बिछाकर। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम सेंटर पॉइंट से। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिनका मुख्य काम ही था लोगों से उनके बैंक खाते खरीदना। सही कहा आपने। और ये कोई एक दो खाते नहीं थे। जांच में अब तक करीब 943 ऐसे बैंक अकाउंट सामने आए हैं जिन्हें खरीदा गया था। 943? जी हाँ, 943। इन्हें तकनीकी भाषा में म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। म्यूल अकाउंट? हाँ, मतलब ये वो खाते होते हैं जो खोले तो किसी और व्यक्ति के नाम पर जाते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कोई और करता है। खासकर अपराधी अवैध पैसों को इधर-उधर करने के लिए या छुपाने के लिए, या फिर जो पैसे का असली सोर्स है उससे दूर ले जाने के लिए। तो ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की पहली सीढ़ी जैसे बन जाते हैं। और जिस कीमत पर ये खाते खरीदे जा रहे थे वो तो वाकई हैरान करने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि हर एक खाते के लिए सिर्फ 5,000 से 7,000 रुपए दिए जा रहे थे। मतलब इतनी कम कीमत पर किसी की पूरी बैंकिंग आइडेंटिटी का सौदा हो जाना, ये अपराधियों के लिए काम कितना आसान बना देता होगा। बिल्कुल। ये जो कम कीमत है ना, ये कई चीज़ों की तरफ इशारा करती है। एक तो ये उन लोगों की शायद वित्तीय लाचारी, या हो सकता है थोड़े से पैसों का लालच, उसका फ़ायदा उठाती है, जो अपना खाता बेचने को तैयार हो जाते हैं। कई बार तो उन्हें शायद इस बात का पूरा अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसके लीगल परिणाम क्या हो सकते हैं, या उनके खाते का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये एक तरह से दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान कितनी आसानी से एक कमोडिटी, एक वस्तु बन गई है जिसे खरीदा बेचा जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो तात्कालिक लाभ है वो शायद भविष्य के जोखिमों से ज्यादा मायने रखता है। शायद डिजिटल लिटरेसी की कमी भी एक वजह हो सकती है इसमें। हाँ, वो भी एक पहलू है, बिल्कुल। और फिर इन आसानी से खरीदे गए खातों का इस्तेमाल करके जो फ्रॉड हुआ, उसका स्केल वो बहुत बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन खातों के जरिए कुल 60.82 करोड़ रुपए, इतनी रकम देश भर के लोगों से ठगी गई। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि नेटवर्क कितना सीरियस था। हाँ, और आंकड़ों को अगर थोड़ा और तोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। जैसे मुंबई के जो पीड़ित थे, उनसे लगभग 1.67 करोड़ रुपए लूटे गए। ओके। बाकी महाराष्ट्र से करीब 10.57 करोड़ रुपए, और सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 48.58 करोड़ रुपए वो देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों से ठगा गया। बाप रे। तो ये दिखाता है कि ये नेटवर्क सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक नहीं था। हाँ। इसकी पहुंच पूरे भारत में थी। पूरे भारत में फैली हुई थी। हाँ, और जांच में ये भी पता चला है कि ये जो 943 म्यूल अकाउंट्स थे, इनमें से करीब 180 खातों का सीधा इस्तेमाल हुआ था इन धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रूट करने के लिए। अच्छा। इतने बड़े ऑपरेशन में जाहिर है सिर्फ खाते बेचने वाले ही शामिल नहीं होंगे। रिपोर्ट में 12 लोगों की गिरफ्तारी का भी जिक्र है। ये कौन लोग थे? क्या ये सिर्फ छोटे मोहरे थे या फिर मास्टरमाइंड भी पकड़े गए? हाँ, तो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें दोनों तरह के लोग शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 5 लोग तो वही थे जिन्होंने पैसे लेकर अपने बैंक खाते बेचे थे, मतलब म्यूल अकाउंट होल्डर्स। ओके। लेकिन बाकी जो 7 लोग हैं वो इस पूरे सिंडिकेट को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। ये लोग खातों की खरीद फरोख्त का नेटवर्क संभालते थे और पैसों के ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को मैनेज करते थे। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि पुलिस सिर्फ निचली कड़ी तक ही नहीं रुकी, बल्कि नेटवर्क के ऑपरेटर्स तक भी पहुंची है। सही। और इस काम को और पेशेवर तरीके से करने के लिए कांदिवली इलाके में 2 फ्रंट कंपनियां, दिखावटी कंपनियां भी बनाई गई थी। कंपनियां भी बना ली? हाँ, जिनका इस्तेमाल शायद इन म्यूल खातों को हासिल करने और पैसों के लेन देन को एक लीगल कवर देने की कोशिश के लिए किया जा रहा था। मतलब ये कोई ऐसी अव्यवस्थित गिरोह नहीं था, पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कंपनियों के मुखौटे के साथ। हाँ। रिपोर्ट में धोखाधड़ी के अलग अलग तरीकों का भी जिक्र है, जैसे आपने कहा डिजिटल अरेस्ट, फिर फर्जी शॉपिंग स्कैम और फर्जी शेयर ट्रेडिंग स्कीम। ये नाम तो आजकल काफी सुनने में आ रहे हैं।
ये डिजिटल अरेस्ट सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। ये असल में होता क्या है? हाँ, ये आजकल साइबर अपराधियों के क्या कहते हैं आजमाए हुए तरीके बन गए हैं। डिजिटल अरेस्ट, इसमें क्या होता है कि अपराधी अक्सर खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी मतलब कोई सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते हैं। अच्छा। फिर वो किसी झूठे केस में जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या कोई अवैध पार्सल आया है उसमें फंसाने की धमकी देते हैं, विक्टिम को डराते हैं, फिर वीडियो कॉल पे डिजिटल निगरानी में रखने का नाटक करते हैं। ओह। और फिर कहते हैं कि केस रफा दफा करना है तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करो। बहुत डरावना तरीका है ये। हाँ, सुनने में डरावना है। फर्जी शॉपिंग स्कैम, ये तो काफी कॉमन है। इसमें आकर्षक डिस्काउंट या ऑफर्स वाली नकली वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पेज बना देते हैं। लोग सस्ते सामान के लालच में ऑर्डर करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, लेकिन या तो उन्हें नकली सामान मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता। और कई बार उनका पेमेंट डेटा भी चोरी हो जाता है। फर्जी शेयर ट्रेडिंग स्कीम, इसमें लोगों को बहुत ऊंचे रिटर्न का वादा करके नकली ट्रेडिंग ऐप या प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने के लिए लुभाया जाता है। अच्छा, शेयरों के नाम पे? हाँ, शुरुआत में शायद थोड़ा बहुत मुनाफा दिखाकर भरोसा जीत लेते हैं, लेकिन जैसे ही लोग बड़ी रकम लगाते हैं वो प्लेटफॉर्म या ऐप गायब हो जाता है और सारा पैसा डूब जाता है। तो ये अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके वे समाज के अलग अलग वर्गों को अपना निशाना बना रहे थे। ये तो वाकई चिंता की बात है कि कैसे भरोसे का इस्तेमाल करके ही लोगों को फंसाया जा रहा है। और इन सब कामों को करने के लिए उनके पास जरूरी सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। निश्चित रूप से। जब पुलिस ने छापामारी की तो उनके पास से जो सामान मिला है उससे उनके ऑपरेशन के स्केल का अंदाजा लगता है। कई एटीएम कार्ड्स और स्वाइप मशीनें मिली जो शायद म्यूल खातों से पैसे निकालने या आगे बढ़ाने में इस्तेमाल होती होंगी। हाँ। 100 से ज्यादा सिम कार्ड मिले। 100 से ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए कितने सारे फोन नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। इसके अलावा कई बैंकों की पासबुक, चेकबुक और लैपटॉप भी जब्त किए गए। ये सब मिलकर यही इशारा करता है कि ये एक पूरी तरह से तैयार और वेल इक्विप्ड ऑपरेशन था, कोई अचानक किया गया अपराध नहीं। सही। ये सिर्फ ऑनलाइन का खेल नहीं था, इसके पीछे एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। एग्जैक्टली। और अब सबसे बड़ा सवाल, इन 60 करोड़ रुपए का आखिर हुआ क्या? क्या पुलिस इसे ट्रैक कर पाए? इतनी बड़ी रकम कहीं हवा में तो गायब नहीं हो सकती ना? ये रिपोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हुआ ये कि धोखाधड़ी से जमा किए गए इस पैसे को पहले क्रिप्टो करेंसी में बदला गया। क्रिप्टो में? हाँ, क्रिप्टो। इसका इस्तेमाल आजकल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काफी बढ़ गया है और इसके पीछे वजहें भी हैं। एक तो क्रिप्टो लेन देन को ट्रैक करना पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की तरह बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पे जब पैसा कई वॉलेट्स के बीच तेजी से घुमाया जाता है। हाँ, वो अनोनिमिटी वाला फैक्टर। हाँ, और दूसरा, ये पैसे को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार भेजने का एक बहुत तेज और कम रेगुलेटेड तरीका है। तो रिपोर्ट यही कहती है कि क्रिप्टो में बदलने के बाद इस पैसे को देश से बाहर भेज दिया गया। तो यहाँ आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। मतलब ये सिर्फ भारत के अंदर लोगों को ठगने तक सीमित नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का हिस्सा बन गया। और क्रिप्टो का इस्तेमाल इसे जांच एजेंसियों के लिए और भी मुश्किल बना देता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज किए हैं। 14 एफआईआर तो अकेले मुंबई शहर में दर्ज हुई हैं और 45 एफआईआर देश के दूसरे हिस्सों में जहां के पीड़ित इस फ्रॉड का शिकार हुए थे। इतनी सारी एफआईआर्स? हाँ, इसका मतलब है कि जांच का दायरा बहुत बड़ा है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क की हर कड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, खाता बेचने वाले से लेकर नेटवर्क चलाने वाले और शायद उन तक भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पैसे को ठिकाने लगाने में मदद कर रहे थे। रिपोर्ट में एक और बहुत अहम मुद्दे पर उंगली उठाई गई है, बैंकों के केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर प्रक्रियाओं पर सवाल। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि इतने सारे मतलब 943 म्यूल खाते खोलने में बैंकों की तरफ से कोई लापरवाही हुई या नियमों को जानबूझकर अनदेखा किया गया? ये जांच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और जांचकर्ता इसकी बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है। देखा जा रहा है कि क्या इन 943 खातों को खोलते समय केवाईसी के जो नियम हैं, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन सख्ती से हुआ था? क्या पहचान और पते के जो दस्तावेज दिए गए उनकी ठीक से जांच हुई थी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रक्रिया में ढिलाई बरती गई? या इससे भी बुरा, क्या बैंक के अंदर से ही किसी कर्मचारी की मिलीभगत से इन खातों को खोलने में मदद की गई? ये भी एक संभावना है। हाँ, ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक का सवाल नहीं है, ये शायद बैंकिंग सिस्टम पर जो बढ़ता दबाव है, जल्दी खाते खोलने के टारगेट्स हैं, कर्मचारियों की शायद अपर्याप्त ट्रेनिंग हो या फिर अंदरूनी धोखाधड़ी की संभावना,
इन सब की ओर भी इशारा करता है। सही। और साथ ही ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारी मौजूदा केवाईसी प्रक्रियाएं डिजिटल युग के इन शातिर अपराधियों और उनके नए नए तरीकों से निपटने के लिए वाकई में काफी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो अगर हम इस पूरे मामले को समेटें, ये बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, आसानी से खरीदे बेचे जाने वाले म्यूल अकाउंट्स, आधुनिक तकनीक जैसे क्रिप्टो का इस्तेमाल, इंटरनेशनल कनेक्शंस और सिस्टम की संभावित कमजोरियां, ये सब मिलकर हमें क्या तस्वीर दिखाते हैं? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये मामला कई लेवल्स पर एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। पहला, ये दिखाता है कि कैसे साइबर अपराधी समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों का शोषण करते हैं। वो लोग जो चंद हजार रुपयों के लिए अपना खाता बेच देते हैं। हाँ। दूसरा, ये हमारी बैंकिंग और रेगुलेटरी व्यवस्था की उन खामियों को उजागर करता है जिनका फायदा उठाकर अपराधी इतनी आसानी से म्यूल खाते खोल पाते हैं और बड़ी बड़ी रकम इधर उधर कर पाते हैं। तीसरा, ये न केवल पीड़ितों को आर्थिक रूप से तबाह करता है, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में आम लोगों के भरोसे को भी चोट पहुंचाता है। बिल्कुल, विश्वास तो हिल जाता है, जिससे इस तरह के अपराध और फलते फूलते हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो ये एक चेतावनी है कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके संगठित अपराध हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में कितनी गहरी सेंध लगा सकता है। ये घटना सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे संगठित अपराध तेजी से टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई लीगल बिजनेस अपनाता है, लेकिन विनाशकारी इरादों के साथ। हाँ, और रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। समाधान के तौर पे वेरिफिकेशन सिस्टम्स को, खासकर केवाईसी और सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रियाओं को और ज्यादा मजबूत और क्या कहें अभेद्य बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जो असामान्य और संदिग्ध लेनदेन होते हैं उन पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। शायद इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। बचाव के लिए शायद यही रास्ते हैं। हाँ, मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए होगा। टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन और लोगों में जागरूकता सब मिलकर ही काम करेंगे। तो आज हमने विस्तार से समझा कि कैसे मुंबई में एक बड़े और संगठित साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। इस नेटवर्क ने लोगों की मजबूरी या शायद लालच का फायदा उठाकर उनसे बैंक खाते खरीदे, जिन्हें म्यूल अकाउंट कहते हैं। फिर इन खातों का इस्तेमाल करके एक जटिल जाल बुनाया गया और देश भर में लोगों से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस अवैध कमाई को छुपाने और देश से बाहर भेजने के लिए क्रिप्टो करेंसी जैसे आधुनिक तरीकों का भी सहारा लिया गया। बिल्कुल, और ये मामला हमें एक बार फिर दिखाता है कि सिस्टम की कमजोरियां, चाहे वो केवाईसी प्रक्रियाओं में ढिलाई हो या आसानी से मिलने वाले सिम कार्ड, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्तर पर लालच या मजबूरी का जो गठजोड़ है, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो इस तरह के बड़े पैमाने पर संगठित अपराधों को अंजाम देना संभव हो जाता है। सही। ये अपराधियों की बढ़ती तकनीकी समझ और उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को भी उजागर करता है। हाँ, आज के इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में जरूर आता है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, चाहे वो घर बैठे बैंकिंग हो, शॉपिंग हो या निवेश करना, सब कुछ बहुत सुविधाजनक है। लेकिन क्या यही सुविधा, यही आसानी अनजाने में उन लोगों के लिए भी नए और ज्यादा आसान रास्ते खोल रही हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत इरादों से करना चाहते हैं? इस सुविधा और सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये लगातार विकसित होती टेक्नोलॉजी के दौर में शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस पर गौर करना जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल काम है।